हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कह दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मास है, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर वगैरह। ये सभी क्वांटिटीज़ जो हैं इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर का सिर्फ हम देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है, उसकी कितने डिग्री सेल्सियस है या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो कभी हम ये नहीं कहते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, उसकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो इस तरह से ये जितनी भी क्वांटिटीज़ का मैंने नाम लिया, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कई क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह। ये सभी क्वांटिटीज़ जो हैं ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती हैं, तो इसलिए हम इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम एक लाइन बनाते हैं। तो लाइन के एक तरफ एक एरो बनाया जाता है, लाइन के एक तरफ एक एरो बनाया जाता है। तो लाइन की लेंथ जो होती है वो हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, जबकि जो एरो होता है वो उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बता देता है। जैसे कि अगर सपोज़ करिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये एक हमें दिया गया है कोई चीज़ जो है, सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया है इस तरह से। तो इसमें ये डायरेक्शन दी गई है। तो इसकी जो लाइन की लेंथ है, लाइन की लेंथ जो होती है वो हमेशा हमें बताती है इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, लेकिन जो एरो है वो हमें बताता है इसकी डायरेक्शन में। जैसे कि मान लीजिए अगर इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो 5 सेंटीमीटर अगर हर एक सेंटीमीटर 1 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो हम कहेंगे कि ये 5 न्यूटन फोर्स हो गई। तो लग किस तरफ रही है? एरो जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स। अगर हम 2 न्यूटन फोर्स बनाना चाहें नॉर्थ की तरफ, तो ये इसकी लंबाई हम 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इसको हमने 5 सेंटीमीटर लिया था तो जो पहले हमने नॉर्थ की तरफ फोर्स ली थी, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम लाइन की लेंथ जो है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर रख लें तो ये हमें 2 न्यूटन फोर्स के बारे में बताएगी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे किया जाता है, उसके एक साइड पर हम एरो बना देते हैं। तो लाइन की लेंथ जो होती है वो हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है और जो एरो होता है वो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बता देती है। तो ये जो एरो वाली साइड होती है इसको हमेशा कहा जाता है हेड ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर का हेड होता है, हेड ऑफ द वेक्टर। और दूसरी साइड जो होती है दिस इज़ कॉल्ड एज टेल ऑफ वेक्टर। एक तरफ हेड ऑफ वेक्टर, दूसरी तरफ टेल ऑफ वेक्टर। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर हमारे पास है, इसका नाम है ए वेक्टर। तो इसी तरह अगर हमें एक वेक्टर और दिया गया है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। अगर बी की टेल ए के हेड पर लाई करेगी तो इस केस में वेक्टर्स को कहा जाता है, ये वेक्टर्स जो होते हैं वेक्टर्स और इन ऑर्डर।
तो ये वेक्टर्स ऑर्डर में होते हैं। अगर एक वेक्टर की टेल दूसरे के वेक्टर के हेड के ऊपर लाई करेगी तो हम बोलते हैं वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो एक और वेक्टर है इस तरह से, ये है बी वेक्टर। तो अगर ए का हेड और बी का हेड आपस में कोइंसाइड करते हैं तो ये जो वेक्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स नॉट इन ऑर्डर। नॉट इन ऑर्डर कि ये ऑर्डर में नहीं है, यहाँ कहते हैं इसको। और वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो या तो हम कह देते हैं वेक्टर्स आर नॉट इन ऑर्डर, या कहते हैं वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, या तो वेक्टर्स की हेड और हेड मिलता है या वेक्टर्स के टेल और टेल मिलती है। अगर वेक्टर्स का हेड और हेड मिल जाए या टेल और टेल मिले, उस केस में हम बोलते हैं वेक्टर्स आर नॉट इन ऑर्डर। तो उसके बाद हम ऐसा कर लेते हैं कि इसकी कुछ हम टाइप्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तरह के वेक्टर्स होते हैं जिनको कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन सेम होती है। मतलब यहाँ पर जैसे हमें दो वेक्टर बताए गए हैं ए और बी, ये दो वेक्टर बताए गए हैं, तो दोनों वेक्टरों की लंबाई, दोनों वेक्टर्स जो हैं उनकी लंबाई, उनकी जो लाइन की लेंथ है वो बराबर है। इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इनका एरो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है। तो अगर हमारे पास वेक्टर्स ऐसे हों कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। तो लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है कि मैग्नीट्यूड लंबाई सेम है लेकिन एक की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, दूसरे की वेस्ट की तरफ है, तो मतलब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में हम इनको बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। ये इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स होते हैं। इक्वल भी हैं यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम बोल देते हैं कि ये अपोजिट वेक्टर्स हैं। दी वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इस केस में ये भी कहा जाता है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। वन वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर। तो एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है, ये भी बात कही जा सकती है। तो उसके बाद मैंने आपको इक्वल वेक्टर्स भी बता दिया। इक्वल एंड अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर का एक ही मतलब है। ये वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट भी कहलाते हैं जब मैग्नीट्यूड सेम होता है या एक वेक्टर को दूसरे का नेगेटिव कहा जाता है, तो इक्वल और अपोजिट वेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर नाम से ही क्लियर है इसका। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब अलोंग द सेम लाइन, कोलिनियर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक लाइन बनाते हैं। ये एक हमारे पास लाइन है, तो लाइन जो है उसके ऊपर ये एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर जो है ये बी वेक्टर है। बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। द वेक्टर्स which lie along the same straight line they are called as the collinear vectors। इनको हम कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं वो कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है कि हम पढ़ते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर्स जो होते हैं उनमें अगर कुछ वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे आपकी कॉपी का पेज जो है या जो बोर्ड है, तो ये सभी टू डायमेंशनल होते हैं, और टू डायमेंशनल चीज़ जो होती है उसको हम बोलते हैं कि वो एक प्लेन है। तो वो प्लेन होती है हमेशा, जैसे हमारे घर की फर्श है या दीवार है, या अगर हम कहेंगे कि जो बोर्ड है जैसे कॉपी का पेज है या हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, तो वो सब टू डायमेंशनल है, तो उसको प्लेन कहते हैं। तो उसके ऊपर जितने भी वेक्टर्स हम ड्रा करें,
मान लीजिए हम कॉपी का पेज ले लेते हैं, तो उसके ऊपर हम 4-5 वेक्टर ड्रा कर लेते हैं या 2 करते हैं या कितने भी वेक्टर ड्रा करते हैं, तो वो जितने भी वेक्टर हम ड्रा करेंगे वो सारे के सारे वेक्टर आपस में कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी वेक्टर्स बनाए गए हैं, तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही कागज़ के ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स? को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मान लीजिए मैं कुछ वेक्टर्स बना लेता हूँ, ये मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, ये दूसरा बना लेता हूँ, ये तीसरा वेक्टर है, तो ए बी सी, तो लेकिन इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ओ है, सेम है। तो अगर कुछ वेक्टर्स हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो हम उनको को इनिशियल वेक्टर्स कह देते हैं। कि कहने का मतलब ये कि उन सभी वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में अगर हम देखना चाहें तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे पास एक सेट होता है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का, सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जैसे इस तरफ एक्स एक्सिस हैं, इस तरफ वाई एक्सिस हैं, तो इनके परपेंडिकुलर ये दोनों एक ही प्लेन में आ गई, लेकिन इनके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होती हैं जेड एक्सिस। 3 एक्सिस का प्लेन है, तो ये एक्सिस जिस पॉइंट से शुरू होती हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है ए पॉइंट, मैं उसका पोजीशन वेक्टर देखना चाहता हूं, तो ए का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ओ से लेकर ए तक अगर हम एक वेक्टर बनाएं तो ओ से ए तक जो वेक्टर बनाएंगे वो ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। जैसे कि कोई और पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो बी का अगर हम पोजीशन वेक्टर देखना चाहते हैं, वी विल ड्रा ए वेक्टर फ्रॉम ओ टू बी। ये जो वेक्टर हम ड्रा करेंगे ये बी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो मतलब पोजीशन चेक करने के लिए कि किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है एक्स वाई जेड के हिसाब से, ये जो सिस्टम है एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इसके हिसाब से ए की पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से बी की पोजीशन क्या है, ये हमारे पास बन जाता है। इसको हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए एक बॉडी पहले ए पर पड़ी हुई है तो फिर चली जाती है बी के ऊपर, ए पर पड़ी थी फिर चली जाती है बी के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो ए से बी पर जब चली जाती है तो ए बी वेक्टर जो हमारे पास बन गया इसको कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो गई है ए से लेकर बी तक, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देते हैं। ओ ए जो है, ओ ए वॉज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी वॉज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बट व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, इन दैट केस we will say that AB is the displacement vector of the body। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, हम देख लेते हैं ज़ीरो वेक्टर, जिसको हम ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज़ ए ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर? ज़ीरो वेक्टर जो है उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो के बराबर हो उसको हम ज़ीरो वेक्टर कह देते हैं। तो ज़ीरो वेक्टर जो है उसको लिखा कैसे जाता है? आप ज़ीरो लिख के उसके ऊपर एक एरो बना दीजिए, तो ये ज़ीरो वेक्टर को लिखने का तरीका है। इस तरीके से हम ज़ीरो वेक्टर को लिखते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि ज़ीरो वेक्टर जो है, पहली बात यह है कि हमें मिलता कहाँ से है। हाउ डू वी गेट ए ज़ीरो वेक्टर? ज़ीरो वेक्टर जो है वो मिलता है कि अगर हम
किसी भी वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए को अगर हम ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आम ज़ीरो होता है जो हम स्केलर्स में यूज़ करते हैं, ज़ीरो, तो उसके साथ अगर हम ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट ए ज़ीरो वेक्टर। या फिर ऐसा करेंगे कि एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव से ऐड कर देना। अगर ए वेक्टर में आप ए का ही नेगेटिव ऐड कर दोगे तो क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है वो ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से हम ज़ीरो वेक्टर जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ज़ीरो वेक्टर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ज़ीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर आप किसी भी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड करोगे तो आपके पास वही वेक्टर आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, स्केलर्स में होता है ना, अगर मान लो 3 में ज़ीरो जमा किया तो 3 ही आ गया। तो इसी तरह वेक्टर्स में भी होता है कि अगर ए वेक्टर में हमने ज़ीरो वेक्टर जमा कर दिया तो ए वेक्टर ही आ गया। ए वेक्टर से अगर हमने ज़ीरो वेक्टर माइनस कर दिया तो तब भी हमारे पास ए वेक्टर ही आ जाता है। तो एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी भी रियल नंबर को ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो वेक्टर ही बन जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, रियल नंबर है, तो उसको मैं ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मल्टीप्लाई करके ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा। अगर अलग अलग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अगर हम अलग अलग वेक्टर नंबर्स को, जैसे n1 और n2 दो नंबर्स हैं, इनको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो वेक्टर से, वी विल गेट ज़ीरो वेक्टर। यानी कहने का मतलब ये कि n1 इंटू ज़ीरो वेक्टर इज़ इक्वल टू n2 इंटू ज़ीरो वेक्टर इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। क्योंकि 5 को चाहे, जैसे हम स्केलर्स में करते थे, 5 को चाहे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तब भी ज़ीरो बनता है, और अगर हम 7 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तब भी ज़ीरो बनता है। तो यहाँ पर भी n1 भी एक नंबर है, उसको ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ज़ीरो वेक्टर बनेगा। n2 कोई और नंबर है, उसको ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ज़ीरो वेक्टर बनेगा। तो हमारे पास बनता है n1 इंटू ज़ीरो वेक्टर इज़ इक्वल टू n2 इंटू ज़ीरो वेक्टर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक्चुअल में जो ज़ीरो वेक्टर है ये फिज़िकली, ये तो हमने मैथमेटिकल टर्म्स में बात कर ली। अगर हम फिज़िक्स के हिसाब से बात करें कि ज़ीरो वेक्टर जो है वो हमें मिलता कैसे है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि एग्जांपल में ये है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी क्या करती है, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करके दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ज़ीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम लिखेंगे ज़ीरो वेक्टर। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ज़ीरो वेक्टर। इसी तरह से अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जब एक्सेलरेशन नहीं है दैट मीन्स ज़ीरो है, तो लेकिन ज़ीरो क्या है, ज़ीरो वेक्टर। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो वेक्टर हो गई। तो ये मैंने आपको फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि जो हमें ज़ीरो वेक्टर है वो कैसे मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, कि एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आज यहाँ तक ही।